इस पकड़ी पटखौली गांव में पिछले रविवार को यानी 20 अप्रैल को एक वाकया होता है। एक किसान अपने खेत में गेहूं की कटाई करने के लिए पहुंचता है और जब वो अपने खेत में सारे साजो सामान के साथ और कंबाइन मशीन के साथ गेहूं की कटाई करने के लिए आता है, तब तक उसकी नज़र पास वाले खेत पर पड़ती है जिस खेत में गेहूं की कटाई हो चुकी थी, और वहाँ उसे एक बड़ा सा ट्रॉली बैग नज़र आता है और उस ट्रॉली बैग के ऊपर कपड़ा भी लिपटा हुआ था। अब खाली खेत जहाँ आबादी नज़दीक नहीं है, दूर है, वैसी जगह पर किसी ट्रॉली बैग का खेत के बीच में पड़ा होना और उस पर कोई कपड़ा लिपटा हुआ होना, ये अपने आप में एक बड़ा ही संदिग्ध दृश्य था। यानी एक ऐसा मंजर था जो अनकॉमन था, आमतौर पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो उस आदमी को थोड़ी जिज्ञासा हुई, थोड़ा कौतूहल हुआ। वो आदमी उस ट्रॉली बैग के करीब गया और जब वो करीब गया तो उसने रियलाइज़ किया कि ट्रॉली बैग से बदबू आ रही है, और जिस तरह से उस ट्रॉली बैग को बांधा गया था ऊपर कपड़े से, उसे देखकर यह भी लग रहा था कि शायद उस ट्रॉली बैग में कुछ छिपाने की, कुछ कंसील करने की कोशिश की गई है। जैसे ही उस आदमी को यह एहसास हुआ कि इस ट्रॉली बैग में कोई ऐसी संदिग्ध चीज़ है, प्रॉबेबली किसी इंसान की लाश है, क्योंकि उससे बदबू भी आ रही थी, तो उसने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन कर दिया। 112 पुलिस का नंबर उस पर डायल किया और देवरिया पुलिस को उसने इन्फॉर्म किया। जब उसने सारा सीन बताया, जो कुछ वो देख रहा था, तो पुलिस को भी एहसास हो गया कि मामला तो मर्डर का ही लग रहा है। अब पुलिस फ़ौरन जो है वहाँ मौके पर पहुँची, देवरिया की पुलिस। सिर्फ पुलिस थाने की लोकल वो नहीं आई, बल्कि फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स आए, डॉग स्क्वाड के लोग आए, और एक तरह से देखा जाए तो पूरी जो प्रोफेशनल पुलिस की टीम होती है प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो पूरी टीम वहाँ आ गई। इन लोगों ने उस ट्रॉली बैग को खोला, उसका कपड़ा हटाया, मुंह खोला, और जिस बात की आशंका थी, जो डर था, वही बात निकली। इस ट्रॉली बैग के अंदर एक आदमी की मुड़ी तुड़ी हुई लाश जो है वो ठूंस कर पैक की गई थी, और लाश पूरी तरह से ट्रॉली बैग के अंदर समाई नहीं थी, फिट नहीं हो रही थी, उसकी टांगें बाहर निकली हुई थी। तो जो भी कातिल था उसने एक बेडशीट से या किसी एक कपड़े से उस ट्रॉली बैग के साथ उन टांगों को भी बांध दिया था। अनडाउटेडली ये मर्डर का ही मामला था, और उस लाश पर कई सारे चोट के भी निशान थे। लेकिन अब सवाल ये था कि गांव के बाहर गेहूं के कटे हुए खेत में सुनसान जगह पर इस ट्रॉली बैग को कौन फेंक कर गया, और ट्रॉली बैग में जिस आदमी की लाश पैक थी या जिस आदमी की लाश बांध कर फेंकी गई थी, वो आदमी कौन था, उसकी पहचान कैसे पता चलती। ये सारा चैलेंज जो है वो फिलहाल पुलिस के सामने था। पुलिस ने डेड बॉडी को रिकवर किया, रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया ताकि कत्ल की वजहों का पता चल सके कि कैसे उस आदमी की हत्या हुई। लेकिन इसके साथ ही पुलिस ने उस ट्रॉली बैग की बहुत बारीकी से तलाशी ली। जब पुलिस ने उस ट्रॉली बैग को बहुत बारीकी से देखा, उसकी तलाशी ली, तो पुलिस को उस ट्रॉली बैग पर एक ट्रैवल टैग नज़र आया। ट्रैवल टैग वो जो आमतौर पर एयर ट्रैवल करते वक्त आपने देखा होगा सूटकेसेस में या ट्रॉली बैग्स में या कोई भी जो लगेज होता है उसमें लगाया जाता है। ये एक बारकोड होता है जिसमें डेस्टिनेशन और सोर्स स्टेशन, जहाँ से आदमी इनिशिएट कर रहा, स्टार्ट कर रहा है, उसके बारे में कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है। और इस बारकोड में और भी पर्सनल डिटेल्स होते हैं जो शायद उस बारकोड को स्कैन करने पर ट्रैवलिंग कंपनी जो होती है या जो एयर कंपनी होती है वो बता सकती है कि ये किस आदमी का लगेज है या उसकी पहचान या नाम क्या है। सिटीजन्स को आमतौर पर बारकोड देखकर पता करना मुश्किल होता है, तो उसमें वो बारकोड वाला टैग लगा हुआ था। पुलिस ने जब ये चीज़ देखी तो पुलिस ने सोचा कि इस बारकोड वाले टैग से वो इस मरने वाले शख्स की पहचान पता करने या फिर सूटकेस या ट्रॉली बैग जिसका है उसके बारे में पता करने की कोशिश करेगी। बारकोड में जो है वो कोड लैंग्वेज में हैदराबाद टू वाराणसी की फ़्लाइट का जिक्र था। अब पुलिस ने, देवरिया की पुलिस ने फ़ौरन वाराणसी एयरपोर्ट में बातचीत की और वहाँ बातचीत करके इस बारकोड के बारे में, इस बारकोड के फ़ोटोग्राफ और जो भी स्कैनिंग वगैरह हो सकती थी वो सब करके उन्होंने वाराणसी भेजी। वाराणसी में जब ये बारकोड एयरपोर्ट पर भेजा गया और जो भी एयर ट्रैवल कंपनी के थ्रू इस सूटकेस के मालिक ने ट्रैवल किया होगा उस एयर ट्रैवल कंपनी से बातचीत की गई, तो ये जो सूटकेस है वो किसका है और कहाँ से कहाँ उस आदमी ने कब ट्रैवल किया था, वो सारी जानकारी जो है वो निकल आई। देवरिया पुलिस को वो सारी जानकारी मिली। ये पता चला कि ये सूटकेस जो है नौशाद नाम के एक आदमी का है जिसकी उम्र तकरीबन 35 से 37 साल के बीच है और वो देवरिया का ही रहने वाला है, लेकिन देवरिया में तरकुलवा के पकड़ी पटखौली का नहीं है बल्कि एक दूसरे गांव का रहने वाला है। अब जब पुलिस को ये जानकारी मिली
कि वो पकड़ी पटखोली का नहीं बल्कि दूसरे गांव का रहने वाला है, तो पुलिस को लगा कि इस आदमी के ठिकाने पर जाकर इसके बारे में पड़ताल करना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो ट्रॉली बैग है उससे ट्रैवल करने वाले आदमी नौशाद के बारे में तो पता चल चुका है, लेकिन ये जो बॉडी है ये नौशाद की ही है या किसी और की है, ये पता करना अभी बाकी था। तो पुलिस ने सोचा कि फिर उस गांव में जाना ज़रूरी है जिस गांव का पता उस बारकोड के ज़रिए उन्हें अभी अभी मिला है या पता चला है। पुलिस की टीम को उस गांव का जो पता बताया गया वो गांव था भटौली, और ये जो गांव है जहां पर ये डेड बॉडी या ट्रॉली बैग मिला था, ये इस गांव का नाम था पकड़ी पटखौली, और पटखौली से भटौली की जो दूरी है वो तकरीबन 60 किलोमीटर थी, 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर काफ़ी दूर है, कोई 5-6 किलोमीटर 7 किलोमीटर का फासला नहीं था। तो पुलिस की एक टीम अब रवाना हुई, पकड़ी पटखौली से देवरिया हेडक्वार्टर से भी पुलिस की टीम रवाना हुई, और ये लोग सीधे पहुँचे गाँव भटौली। और वहाँ जाकर नौशाद का जो पता बताया गया था, गांव में जाकर नाम बताने से ही लोग बता देते हैं कौन सा घर है, क्योंकि गांव के लोग एक दूसरे को जानते हैं, कनेक्टेड होते हैं, शहर जैसा हाल तो नहीं है। तो वहाँ नौशाद के घर पुलिस पहुंची, और जब नौशाद के बारे में पता किया तो पता चला कि नौशाद तो गायब है नहीं। और पुलिस ने बताया कि नौशाद का कत्ल हो चुका है, किससे दोस्ती है, किससे दुश्मनी है। पूछताछ करने पर जो है इस मामले में नई कहानी निकलकर सामने आ गई, वो कहानी जिसने इस कत्ल की पूरी साजिश का एक झटके में खुलासा कर दिया। पता ये चला कि ये जो नौशाद है ये बेसिकली सऊदी अरब में रहकर काम किया करता था, और साल में एक आध बार ही उसका चक्कर लगता था। अब से कोई 10 रोज़ पहले वो सऊदी अरब से आया था, और जो ट्रॉली बैग पकड़ी पटखौली में मिला था और जिस ट्रॉली बैग में लाश मिली थी, वो लाश तो खैर नौशाद की है ही, वो ट्रॉली बैग भी नौशाद ही सऊदी अरब से लेकर आया था। अब सवाल यह है कि नौशाद का कत्ल किसने किया। तो जब पुलिस ने वहीं उस गांव में पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन चालू किया तो पता चला कि नौशाद की पत्नी, जिसका नाम रज़िया सुल्ताना है, वो अपने ससुर अपनी 9 साल की बेटी के साथ यहाँ भटौली गांव में रहा करती थी। और पति, चूंकि नौशाद घर से बाहर रहा करता था, दूर रहा करता था, तो पति की गैरहाजिरी में उसका अपने ही गांव में रहने वाले अपने एक भांजे, जिसका नाम है रुमान, उसके साथ अफेयर शुरू हो गया था। और यह अफेयर जो है पति के पीठ पीछे लगातार चल रहा था, मिलने मिलाने का दौर भी चल रहा था, और ये सारी चीज़ें छुपती नहीं हैं, गांव में और घर वालों को ये सारी बातें पता चल गई थी। जब नौशाद सऊदी अरब से लौटा तो जाहिर है फिर रज़िया को रोमान से मिलने में दिक्कत होने लगी, और फिर वो रोक टोक भी करने लगा। इससे खफा होकर रज़िया ने और रोमान ने नौशाद को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर ली। फिर इन दोनों ने एक और लड़के को इस मामले में, इस साजिश में शामिल किया, जिसका नाम है हिमांशु। हिमांशु भी उसी भटौली गांव का रहने वाला है। इन तीनों ने मिलकर नौशाद को मारने की प्लानिंग की। सबसे पहले धोखे से उसकी बीवी रज़िया ने नौशाद को कोई जहरीली चीज़ खिला दी, और जहरीली चीज़ खिलाने के बाद शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को, मिडनाइट को, इन्होंने जब वो नशीली चीज़ खाकर, जहरीली चीज़ खाकर तकरीबन बेहोश हो गया, तो इन तीनों ने मिलकर चापड़ से उसके वाइटल ऑर्गन पर घातक वार किए, जिससे उसकी जान चली गई। नौशाद की हत्या हो गई। अब हत्या को छुपाना भी था, सिर्फ कत्ल करने से तो चलता नहीं। तो सबसे पहले उन्होंने खून के जो धब्बे थे वो हटाए, साफ़ किए रातों रात, और हथियार थे उन्हें ठिकाने लगाए, और लाश को ठिकाने लगाने के लिए फिर उन्होंने आनन फानन में प्लानिंग की। उनके पास कोई बड़ा ट्रॉली बैग या सूटकेस नहीं था। तभी नौशाद की जो पत्नी है रज़िया, उसकी नज़र उस ट्रॉली बैग पर गई जो कुछ दिन पहले ही उसका पति सऊदी अरब से लेकर आया था। और वो ट्रॉली बैग, जिस ट्रॉली बैग में वो पूरे परिवार के लिए ढेर सारे ज़रूरत की चीज़ें, गिफ्ट्स, एक एक आदमी के लिए वो चुन चुन कर सऊदी अरब से लेकर आया था, खुद रज़िया के लिए भी लाया था, उसी ट्रॉली बैग को उसने फ़ौरन खाली किया, और तीनों ने मिलकर उसमें लाश ठूंसी। चूँकि लाश उसमें समा नहीं रही थी, तो लाश का जो टांग और दूसरे हिस्से थे जो बाहर निकले हुए थे, उसको फिर बेडशीट से बांधा। और ये सब कराने के बाद हिमांशु नाम का ये जो लड़का है, उसके पास एक गाड़ी है बोलेरो। उन्होंने वो बोलेरो गाड़ी मंगवाई, हिमांशु वो गाड़ी लेकर आ गया, और फिर तीनों उस गाड़ी में सवार होकर भटौली गांव से निकल गए। अब वो सोचते रहे कि कहाँ जाएं, कहाँ जाकर लाश को ठिकाने लगाएं, जिससे इस कत्ल के बारे में किसी को पता न चले। इसी सिलसिले में जब तीनों रास्ते से आगे बढ़ चले, तो तीनों ने यह तय किया कि जितनी दूर हो सके अपने गांव से, उतनी दूर जाकर इस लाश को फेंकना चाहिए, इस ट्रॉली बैग को वहाँ फेंकना चाहिए। क्योंकि अगर आसपास फेंकेंगे तो पुलिस ढूंढती हुई चली आएगी, पता करती हुई चली आएगी। ऐसी जगह फेंकेंगे जहाँ कोई ट्रॉली बैग
को ना तो पहचानने वाला हो और ना कोई मरने वाले को पहचानने वाला हो। ये सोचकर वो लोग निकल पड़े। कोई ऐसा पिन पॉइंट लोकेशन या टारगेटेड प्लेस नहीं था। चलते चलते वो तरकुलवा के पकड़ी पटखौली गांव से जब गुजरने लगे तो उस गांव में खाली खेत को देखकर उनको लगा कि यार ये जगह सही है, यहाँ सुनसान है, यहाँ कोई देखने वाला भी नहीं। अगर अभी हम यहाँ पर लाश फेंक देते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा कि कौन फेंक कर गया। लोगों की नज़र तो पड़ेगी क्योंकि खेत है, कटाई वटाई का सीज़न है। तो ये सोचकर उन्होंने उसी खेत में वो ट्रॉली बैग समेत नौशाद की लाश को डिस्पोज ऑफ कर दिया, फेंक दिया और फिर वहाँ से फरार हो गए। लेकिन जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ और जैसा कि आप लोग हर बार सुनते हैं, कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, जुर्म जो है वो अपने पीछे कोई ना कोई सुराग ज़रूर छोड़ जाता है। इस मामले में भी वही हुआ। सूटकेस में वो जो बार कोड था जो ट्रैवल करने के बाद सूटकेस के हैंडल में लगा हुआ होता है, वो बार कोड देखकर पुलिस ने उस बार कोड के सहारे इस केस को सॉल्व करने का फैसला किया। फिर उस बार कोड की तस्वीरें जो है वो वाराणसी भेजी गई, उसको स्कैन किया गया। चूँकि वाराणसी एयरपोर्ट का शॉर्ट नेम लिखा हुआ था उस बार कोड में, समझ में आ गया कि वाराणसी से ट्रैवल करके कोई आदमी सूटकेस को लेकर आया है। फिर उससे नौशाद की पहचान हो गई, नौशाद के गांव की पहचान हो गई। और उसके बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस ने इस मामले का भी खुलासा कर दिया क्योंकि कत्ल की पूरी कहानी सामने आ गई। इस तरह से कातिलों के बहुत दिमाग लगाने के बावजूद, बहुत शातिर हरकतों के बावजूद, एक गलती, एक चूक की वजह से इस मामले का चंद घंटों में खुलासा हो गया। फिलहाल पुलिस ने नौशाद की पत्नी रज़िया को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो भांजा है जिसके साथ रज़िया का अफेयर है, रोमान, वो फिलहाल फरार है। और अब जब मैं ये कहानी आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ, इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब हिमांशु भी फरार है, उसकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो 3 कातिलों में से एक गिरफ्तार हो चुकी है, 2 अभी भी फरार हैं। लेकिन ये सिर्फ अपने तरह की इकलौती घटना नहीं है। हाल के दिनों में इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं। आपको याद होगा इसकी शुरुआत, हालांकि ऐसा नहीं है कि पत्नी और प्रेमी ने मिलकर कत्ल की घटनाएं इससे पहले अंजाम नहीं दी हों या पिछले साल ऐसा नहीं हुआ हो, ऐसा नहीं है। सालों साल बल्कि सदियों से ये सब होता रहा है। लेकिन हाल में जब मेरठ में वो मुस्कान वाला केस हुआ जिसमें सौरभ राजपूत नाम के एक नौजवान लड़के का कत्ल उसकी बीवी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर कर दी और फिर नीले ड्रम में उसकी लाश को पैक कर दिया, भर दिया, तब से जो है इस तरह के मामलों की एक तरह से बाढ़ सी आ गई है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इस तरह के मामले जो है अब एक दूसरे से रिलेट किए जाने लगे हैं। जब भी किसी हस्बैंड का मर्डर होता है और वाइफ मर्डर करती है तो इंसान फ़ौरन उस मुस्कान वाली स्टोरी को याद करता है, क्योंकि वो अपने आप में एक अजीबोगरीब किस्म का मामला था जिसमें एक इंसान की लाश को टुकड़े करने के बाद सीमेंट से भरे ड्रम में डालकर उसे चिनवा दिया गया था। इसके बाद आपको याद होगा औरैया में एक लड़की ने अपनी शादी के महज 10 दिन के बाद अपने पति दिलीप की हत्या करवा दी अपने प्रेमी के साथ मिलकर, क्योंकि वो दिलीप की प्रॉपर्टी कब्जा करना चाहती थी और उसकी दौलत पर ऐश करने के लिए ही, मौज करने के लिए ही उसने दिलीप से शादी की थी। ठीक इसी तरह से भिवानी में एक केस हुआ जिसमें इंस्टा और यूट्यूब पर एक्टिव रहने वाली एक लड़की रवीना ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति प्रवीण का कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक बाइक के बीच में रखकर एक नाले में जाकर फेंक कर चली आई। मतलब ऐसे तो चूहे को भी नहीं मारता जिस तरह से उसने अपने पति की जान ली। और उसके बाद मेरठ में ही वो केस भी हुआ जिसमें रविता नाम की एक लड़की अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति अमित का उसने गला घोंट कर कत्ल किया और पूरी दुनिया को ये दिखाने बताने की कोशिश की कि अमित की मौत सांप काटने से हुई और उसके बिस्तर पर जो है एक इंडियन रैट स्नेक, जिसे धामन कहते हैं, वो सांप छोड़ दिया। लेकिन इन बेवकूफ़ कातिलों को ये भी नहीं पता था कि इस सांप में जहर भी नहीं है। अगर वो किसी को ये बताने की भी कोशिश करेंगे कि इस सांप के काटने से अमित की मौत हुई है, तो भी जब लोग सांप को देखेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा। तो खैर, उनकी बेवकूफ़ी को भी मैं एक तरह से थैंक्स बोलना चाहूँगा जिसकी वजह से इस तरह के मामलों का खुलासा होता है। तो कातिल अपने आप को समझते तो बहुत चालाक हैं लेकिन असल में होते बेवकूफ़ हैं। अदरवाइज़ कोई इस तरह का फैसला किसी की ज़िंदगी छीनने या लेने की कोशिश जो है कभी नहीं करेगा। ऐसे लोग एंड ऑफ द डे पकड़े जाते हैं और ऐसे लोगों को शातिर हम भले कहते हो लेकिन वो शातिर नहीं, असल में बेवकूफ़ होते हैं। अपराध से जितनी दूरी बनाकर रखी जाए वही समझदारी है और उसी में विजडम भी है, उसी में चालाकी भी है।